बहुत स्वागत है आपका। अब शुरू होता है खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप जानते हैं आपके पसंद की, आपके मतलब की, आपके सरोकार की, आपसे कंसर्न रखने वाली हर एक खबर आपके पसंदीदा अंदाज में होती है मौजूद बिग एंड बोल्ड में। सबसे पहले बिग एंड बोल्ड की वो खबरें जो आज रही आउटस्टैंडिंग। सलीम का पाप, महिलाओं को इंसाफ। उज्जैन के पुस्तक में सलीम ने ऐसा क्या किया जो उस पर महिलाओं ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुस्तकों को लेकर ऐसा क्या किया आपको बताएंगे। और साथ में बड़ोदरा के उस दिलजले आशिक की बात होगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्यार में धोखा खाने के बाद एक शख्स बन गया अपराधी। सियासी अखाड़े में आज क्या हुआ, कैसे 24 की लड़ाई सनातन पर आई, पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान आर्मी ने राष्ट्रपति अलवी को क्यों धमकाया, यह खबर भी आपके सामने होगी। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं यह बिग एंड बोल्ड खबर। गुजरात के बड़ोदरा में साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियों को प्यार के झांसे में लेकर शिकार बनाया। राकेश सिंह नाम के आरोपी के बारे में पुलिस को जब पता चला तो वो हत्थे चढ़ा। और जब बड़ोदरा में एक महिला ने लाखों की ठगी का मामला दर्ज किया तब असल में पुलिस उसको पकड़ पाई। पीड़ित के मुताबिक राकेश ने दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाकर कुछ प्राइवेट फोटोज ले लिए थे और उन्हें फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन पुलिस ने जब राकेश को गिरफ्तार किया तो उसने एक के बाद एक 100 से ज्यादा लड़कियों को धोखा देने की बात कबूली। राकेश के मुताबिक एक लड़की ने उसे प्यार में धोखा दिया जिसके बाद लड़कियों से उसे नफरत हो गई और वो उनसे बदला लेने के लिए प्यार और धोखे का खेल खेलने लगा। तो हम यहां आपको और डिटेल में बताते हैं। दरअसल इन लोगों का मकसद पुस्तक मेले में स्टॉल लगाकर किताब बेचने का नहीं बल्कि हिंदू महिलाओं को टारगेट करने का था। आरोप है कि ये लोग किताब मुहैया कराने के नाम पर महिलाओं से सारे डिटेल्स ले लेते थे। इतना ही नहीं, इन पर हिंदू महिलाओं से मोबाइल नंबर मांगने का भी आरोप है। पुरुषों को तो ये अपने विजिटिंग कार्ड देते थे लेकिन महिलाओं से नंबर मांगते थे। कुछ महिलाओं ने जब इनका विरोध किया तो स्टॉल कर्मी महिलाओं से बदसलूकी पर उतर आए और उसके बाद ये वाकया पेश आया। और ओडिशा के बालासोर में एक चोर की किस्मत खराब निकली। बकरी चोरी करने पहुंचे चोर को गांव के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और जमकर धुनाई हुई। पहले गांव के पुरुषों ने चोर पर हाथ साफ किया और उसके बाद महिलाओं ने इसे जमकर धुना। बकरी चोर जो कहावत में आप सुनते हैं यहां सही साबित हो गया। जब मारपीट से मन नहीं भरा तो लोगों ने चोर के हाथ रस्सी से बांधे और जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। आरोपी का नाम करुणा शंकर दास बताया जा रहा है और अब इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिहार के रोहतास में उस समय हड़कंप मच गया जब आरजेडी के नेता आशुतोष सिंह के घर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी गई। ये गोलियां बाइक सवार 3 लोगों ने चलाई और मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही आशुतोष सिंह अपने परिवार के साथ घर में छिप गए जबकि पूरे गांव में दहशत फैल गई। मौके से पुलिस को कारतूस के खाली खोखे मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आशुतोष सिंह के पिता की हत्या 1994 में कर दी गई थी। हालांकि आशुतोष सिंह का कहना है कि अब उनकी किसी के साथ अभी तक कोई दुश्मनी नहीं है। हमला किसने किया इस बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। और गुजरात के सूरत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। वहां दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर 4.5 करोड़ के हीरे लूट लिए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक गाड़ी में सवार हथियारबंद बदमाश नजर आए। वहीं पास की दूसरी गाड़ी से उन्होंने हीरो से भरा हुआ पर्स लूटकर अपनी गाड़ी में रखा और वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ के हीरो को लूटने की इस घटना को 5 बदमाशों ने अंजाम दिया। हालांकि घटना की खबर मिलते ही फौरन पुलिस एक्शन में आ गई और उसने 5 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लूटे गए हीरे बरामद कर लिए गए। और दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा वेस्ट से शराबी युवकों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपके सामने रखूंगा मैं। इको विलेज 3 में एक टावर में मौजूद कुछ युवकों ने इतनी शराब पी ली कि वो रेलिंग पर जा लटके। 7वें फ्लोर की रेलिंग को पार करके 3 युवक स्लैब पर पहुंच गए और अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। जब सोसाइटी के लोगों ने उन्हें टोका तो वो गाली गलौज पर उतर आए। हालांकि इस दौरान जरा सी लापरवाही से कोई हादसा हो सकता था लेकिन तीनों युवक बेखौफ होकर शराब के नशे में काफी देर तक हंगामा करते रहे। आखिरकार जब तीनों युवक सही सलामत बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तब जाकर लोगों की जान में जान आई। का प्रदर्शन भी दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जहां गांव के किसानों ने पारंपरिक कपड़ों में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने सिर पर बड़े बड़े घड़े ले रखे थे जबकि पुरुषों ने घंटियां और बाजे बजाकर विरोध जताया। इससे पहले भी कर्नाटक के किसान मशाल जुलूस और हाईवे पर जाम लगाकर विरोध जता चुके हैं।
और बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी देने की अंतरिम सिफारिश की थी। सिफारिश के मुताबिक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी दिया जाना था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना शुरू भी कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ किसान सड़क पर उतर आए। किसानों ने कर्नाटक में पानी की कमी का हवाला देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का सवाल है कि जब कर्नाटक के किसानों के पास पानी नहीं है तो तमिलनाडु को पानी क्यों दिया जाए। विरोध पर उतारू किसानों ने तमिलनाडु को दिया जा रहा पानी फौरन रोकने की मांग की। मेगा एंड बोल्ड में अगली खबर, यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो शिवलिंग के पास हाथ धोते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री सतीश वर्मा पूजा करने के लिए बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे। पूजा करने से पहले हाथ धोने के लिए उन्होंने पानी मांगा। जब मंदिर के पुजारी सतीश वर्मा को पानी से भरा लोटा देते हैं, लेकिन सतीश वर्मा ने मंदिर के बाहर हाथ धोने के बजाय शिवलिंग के करीब ही हाथ धो दिया। मंत्री सतीश शर्मा जिस वक्त शिवलिंग के पास हाथ धो रहे थे, उस वक्त मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सतीश शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष हमलावर। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। असल में उसने हॉपिंग की, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जंप किया। ये 23 अगस्त को आप जानते हैं विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरा था। आज उसने अपनी पुरानी जगह से 30-40 सेंटीमीटर दूरी पर हॉप किया। दरअसल चंद्रयान 3 का रोवर स्लीप मोड में जा चुका है और लैंडर के स्लीप मोड में जाने से पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा टेस्ट किया। विक्रम लैंडर के इंजन को ऑन किया, फिर उसे चांद की सतह से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया। इसके बाद उसे हवा में 30 से 40 सेंटीमीटर की यात्रा करवाई गई और नई जगह पर सॉफ्ट लैंड करा दिया गया। बताया जा रहा है कि यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और इससे भविष्य के लिए नई उम्मीद जगी है। लैंडर को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह सुरक्षित लैंड करवाने से भविष्य में सैंपल रिटर्न यानी चांद की सतह से सैंपल लाने और मानव मिशन में काफी मदद मिल सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का सनातन विरोधी अभियान 24 से पहले घमासान दिखाएंगे आगे आपको, लेकिन पहले देखिए G20 में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए भारत मंडपम में AI एंकर रेडी। G20 समिट में AI एंकर मेहमानों का स्वागत करेगी। पूरा एग्जीबिशन कैसा रहेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बताया जाएगा। ये एंकर 16 भाषाओं में बात कर सकेगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जापानीज, कोरियन, मैंडरिन, रशियन, टर्की, अरबिक, डच, पोर्चुगीज, बांग्ला और इंडोनेशिया की भाषा शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग G20 शिखर सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निराशा जताई है। मुंबई के पवई में एक लड़की का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृत लड़की ट्रेनी एयर होस्टेस थी और हाल ही में उसका सिलेक्शन हुआ था। पुलिस मृतक लड़की के फोन और बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे को खंगाल रही है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। यूपी के संभल में छेड़छाड़ का मुकदमा वापस नहीं लेने पर दबंगों ने पीड़िता के पिता की हत्या कर दी। ये वारदात पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हुई। आरोपी कई दिनों से मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। मामला संभल के हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के सिरसी कस्बे का है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बागेश्वर बाबा को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट के बाद यह एक्शन लिया गया। फिलहाल बाबा राजस्थान के बारां में है, जहां कोटा के बारां पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया। और अब देखिए उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर मचा हंगामा कहां जाता जा रहा है और अब ये सियासत में किस तरह उथल पुथल मचा रहा है। बहुत जल्दी से रिपोर्ट देखिए। तो वहीं बीजेपी ने सनातन धर्म के अपमान को मुद्दा बनाते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। पंजाब पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुम और तुम्हारे मित्र रहें ना रहें, सनातन था और रहेगा। इनकी मंशा हिंदुओं का अपमान करके वोट पाने की है, लेकिन ये कामयाब कभी नहीं होंगे। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, घमंडिया गठबंधन के सहयोगी की हिम्मत नहीं कि किसी और धर्म के खिलाफ बोल दें। जबकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उदयनिधि ने बेशर्मी से सनातन धर्म के बारे में अपना बयान दोहराया है। बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उदयनिधि पर निशाना साधा और उन्हें रावण के खानदान का बता डाला। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। हालांकि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य स्टालिन के बयान का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सनातन धर्म की मार्केटिंग कर रही है। अगर तमिलनाडु के मंत्री ने कुछ बयान दे भी दिया तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है। तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर स्टालिन के बयान से किनारा करते हुए साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सर्वधर्म समभाव में भरोसा रखती है। मध्य प्रदेश के नीमच से राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह को उन्होंने राजनीति का धोनी करार देते हुए कहा कि
शिवराज सेवक की तरह काम कर रहे हैं, जन जन के नेता हैं। उन्होंने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना दिया। चुनावों को लेकर एक तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ, तो वहीं कमलनाथ ने महिला अपराध पर चुनावी वादा कर डाला। कमलनाथ ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश के हर थाने में महिलाओं के लिए एक विशेष सेल होगी, साथ ही महिला अपराधों को रोकने के लिए विशेष अदालतें भी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधी और बलात्कारी बेखौफ हैं, लेकिन शिवराज सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई। और असम में इसी साल बहुविवाह पर रोक लग सकती है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि अगले 45 दिनों में बिल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और दिसंबर में इसे विधानसभा में पेश भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि असम सरकार ने 21 अगस्त को एक नोटिस जारी करके बहुविवाह पर प्रस्तावित कानून पर जनता की राय मांगी थी, जिसमें 149 सुझाव मिले। 149 में से सिर्फ 3 लोगों ने पॉलीगैमी बैन करने का विरोध किया। हेमंता बिस्व शर्मा ने ओपिनियन पोल की जानकारी देते हुए उम्मीद जताई कि असेंबली में यह कानून पेश करने पर वो कामयाब होंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब के फगवाड़ा में थे। यहां वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने कलाकारों के साथ भांगड़ा भी किया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे अनुराग ठाकुर यूनिवर्सिटी में थिरकते नजर आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ रुद्राभिषेक किया। बताया जा रहा है कि लालू यादव अपने रथ पर सवार होकर राबड़ी देवी के साथ हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। लालू यादव के हरिहरनाथ मंदिर पहुंचने पर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद पहली बार सोनपुर से ही विधायक बने थे। ऐसे में हरिहरनाथ मंदिर से उनकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना का लोकतंत्र पर महाकालेश्वर के दर पर आज मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए महारुद्राभिषेक किया गया। इस अभिषेक पूजन में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां आए। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश सामान्य से कम हुई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सूखे की स्थिति है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने नाराजगी की खबरों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी का नुकसान कभी नहीं करूंगी। खबरें थीं कि जन आशीर्वाद रैली में नहीं बुलाने पर उमा भारती पार्टी से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। शाम को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बीच वो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने टॉप गियर लगा दिया है। 16 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस की नवगठित कार्य समिति की बैठक होगी। अगले दिन एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। 8 सितंबर को कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए 5 गारंटी योजना की घोषणा करेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर अब राज ठाकरे भी कूद गए हैं। ठाकरे आज जालना के अंतरवाली सारथी गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वालों को मराठवाड़ा में घुसने नहीं देंगे। होने वाले G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे ने भी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली जाने वाली 200 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के टर्मिनेशन वाले स्टेशन बदल दिए गए हैं। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनकी लिस्ट नॉर्दर्न रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है। अगर आपने 9 और 10 तारीख की टिकट पहले से बुक करवा रखी है तो एक बार उन ट्रेनों की लिस्ट पर निगाह जरूर डाल लीजिए जिन्हें रेलवे ने कैंसिल किया है। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 8, 9 और 10 तारीख को दिल्ली के सभी स्कूल, दफ्तर और बाजार बंद रहेंगे। मिलावट के दौर में हेल्दी डाइट कैसे लें, अच्छी सेहत के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका जवाब है रेनबो डाइट। रेनबो डाइट में अलग अलग रंगों के फल और सब्जियों को खाया जाता है और हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो रेनबो डाइट में भरपूर होते हैं। लाल रंग की सब्जियों और फलों में विटामिन ए, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कैंसर जैसे रोगों से लड़ने के लिए शरीर को ताकत देते हैं। वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इससे डायबिटीज और डिप्रेशन पर कंट्रोल के साथ साथ लिवर को हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है क्योंकि इसमें लोगों को लाइकोपीन, एंथोसाइनिन जैसे कई पिगमेंट्स जो जरूरी होते हैं शरीर के लिए वो मिल जाते हैं। नारंगी रंग की सब्जियां, फलों में विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये डाइट दांतों और मसूड़ों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। सफेद रंग की सब्जियां और फल भी कम फायदेमंद नहीं है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी और सब्सटेंस सल्फर होता है
जो बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को भी काबू करने में मदद देता है और इससे हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। रेनबो सतरंगी खाने को शामिल करें और बीमारियों को दूर भगाएं। अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 में कंगना रनौत का नया लुक। और व्यापारी हफ्ते के पहले दिन आज शेयर बाजार में रौनक दिखी। सेंसेक्स 241 पॉइंट चढ़कर 65,628 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 94 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 19,528 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में आज सोना महंगा, जबकि चांदी की चमक फीकी हुई। 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 59,538 रुपए रही। सिल्वर ने प्रति किलो 73,676 रुपए पर कारोबार किया। जापानी कार मेकर होंडा ने आज अपनी भारत में पहली मिड साइज एसयूवी एलिवेट लॉन्च कर दी है। कार को 10.99 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत में पेश किया गया। एलिवेट 4 वेरिएंट्स और 10 कलर ऑप्शंस के साथ आएगी। कंपनी का दावा है कि कार 1 लीटर पेट्रोल में 17 किलोमीटर का माइलेज देगी। सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, फॉक्सवैगन टाइटन, स्कोडा कोशाक, एमजी एस्टर और सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस से रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कल सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मोदी और योगी की इस मुलाकात के पहले विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान अखिलेश यादव हैं, जिन्हें परिवार से लेकर पार्टी तक हर मोर्चे पर झटका मिलने वाला है। कैसे सीएम योगी की रणनीति में उलझकर अखिलेश आउट होने वाले हैं, यूपी की सियासत को समझने वाली, समझाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। हमारी संवेदना एक गरीब के प्रति है, एक कमजोर के प्रति है, एक निराश्रित के प्रति है। हमारी संवेदना एक दलित के प्रति है। पिछले 6 वर्ष में कोई दंगा न होना लोगों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन यूपी के लिए वास्तविकता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं। सरकार की निगाह पे एक है और वह है सबका साथ, सबके विकास। योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है, रणनीति तैयार है, प्लान क्लियर है। नजरें लोकसभा चुनाव पर हैं। टारगेट यूपी की 80 सीटें जीतने का। यूपी के सियासी चैप्टर में योगी के सामने अखिलेश हैं, जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हैं। कंफ्यूजन विपक्षी INDIA में अपनी भूमिका को लेकर है। कंफ्यूजन चाचा शिवपाल यादव को लेकर है। ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा। जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है वो घटना यूपी में होने जा रही है। तो ये मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं आप लोगों की, जब जा रहे हैं आप? बिल्कुल, टेलीफोन अभी कहो तो अभी बात हो जाए। यही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है। ये हम लोगों को 2024 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीति के 2 ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। पहले योगी आदित्यनाथ, दूसरे अखिलेश यादव। मगर अब इसमें शिवपाल यादव, राहुल गांधी और जयंत चौधरी की एंट्री भी कराई जा रही है। कहने के लिए शिवपाल, राहुल और जयंत योगी के खिलाफ हैं, मगर असल में ये अखिलेश को ही टेंशन दे रहे हैं। समाजवादी खेमे में किस तरह हड़कंप मचा है, इसकी पूरी डिटेल पिक्चर आपको बताएंगे। मगर पहले चाचा वर्सेस भतीजे की स्क्रिप्ट में आए नए पेज को जान लीजिए। सूत्रों का दावा है इस बार भी चाचा नाराज हैं, भतीजा साइलेंट मोड में है। इसी कड़ी में शिवपाल यादव सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बहुत बड़ा हिट दे रहे हैं। तो नेताजी ने, अखिलेश यादव ने, हमने भी मदद करी है, तभी तो हमारा ये सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के तभी तो सम्मान करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं आप लोगों की, जब जा रहे हैं आप? बिल्कुल, टेलीफोन अभी कहो तो अभी बात हो जाए। शिवपाल यादव ने सीएम योगी को लेकर ये बात उस वक्त कही जब वो घोसी के विधानसभा उपचुनाव में एक्टिव थे, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका में थे। मगर राजनीति में जो बात कई बार कैमरे पर दिखाई नहीं देती या कही नहीं जाती, उसके स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिख दी जाती है। और यही बात शिवपाल यादव को लेकर कही जा रही है।
समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अखिलेश और शिवपाल की इसी तनातनी को सार्वजनिक कर दिया है। मैं तो नहीं मानता शिवपाल जी को कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। वो ठीक है, उनके बाप चाचा भतीजों के खिंचाव आपस में है, सियासी टेंशन है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये उनके घर का बिल्कुल मामला है, मुलायम सिंह का मामला है। मैं और मुलायम सिंह हमेशा साथ रहे और हमने दोनों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया। इस वक्त ये भी हमारे साथ काम करते थे। तो इनका जो इनके जरासीम है वो तो समाजवादी के हैं, ये बीजेपी ने कभी नहीं जा सकते। सवाल है कि क्या फाइनली शिवपाल यादव अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जब से शिवपाल और अखिलेश के रिश्तों में तल्खी आनी शुरू हुई तब से वो सीएम योगी से मुलाकात करते आ रहे हैं। कभी बेटे के साथ, कभी हालचाल जानने के लिए, कभी विधायक चुने जाने के बाद, तो कभी सिक्योरिटी के मसले को लेकर। खुद शिवपाल ने गाहे बगाहे इन खबरों को जोर दिया था और इसकी झलक विधानसभा के अंदर भी दिखी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के सामने ही शिवपाल से डायरेक्ट संवाद किया। आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। अखिलेश और शिवपाल के बीच साल 2017 में खटास आई थी और फिर 2018 में शिवपाल ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। इस दौरान शिवपाल ने जमीनी स्तर पर काम किया। इटावा, एटा, मैनपुरी और सैफई जैसे यादव लैंड में शिवपाल ने अपनी पकड़ मजबूत की। मुलायम सिंह की तरह ही समाजवादी पार्टी का कोर वोटर उनकी बात सुनता है। एसपी का मुस्लिम वोटर भी शिवपाल को तवज्जो देता है। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल दोबारा अखिलेश के साथ आ गए। दोनों के हाथ तो मिले, मगर चाचा के दिल में मलाल बना रहा। अब फिर से चर्चा गर्म है। शिवपाल के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। भतीजे अखिलेश यादव से दूर होकर चाचा शिवपाल ने जब नई पार्टी पीएसपीएल का गठन किया, तब से वो लगातार बीजेपी के संपर्क में रहे। सूत्रों का दावा है कि वो बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से दिल्ली में लगातार मुलाकातें भी करते रहे। उस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर कई सारे बयान भी दिए। हालांकि तमाम बयान बीजेपी के समर्थन में थे। अखिलेश और शिवपाल की खटास किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, उसे समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर एसपी कार्यकर्ताओं की बात हुई। विपक्षी इंडिया की मीटिंग की तस्वीर शेयर की गई। योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया गया, मगर कहीं भी शिवपाल यादव को जगह नहीं मिली, और वो भी तब जब शिवपाल के कंधों पर ही घोसी जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यही वजह है कि शिवपाल ने अपने पत्ते नहीं खोले। मगर हाल ही में अखिलेश का साथ छोड़कर एनडीए से जुड़ने वाले ओपी राजभर ने उनकी समाजवादी पार्टी से विदाई की डेट फिक्स कर दी। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है, ये हम लोगों को पता। पिछले 5 साल से शिवपाल के बीजेपी में जाने की बार बार जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सच साबित होने वाली है? तो इसे लेकर हमारे सूत्र बड़ा दावा कर रहे हैं, और दावा यह है कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में अपनों को सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो खुद को ठगा महसूस करते हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की 82 सदस्यीय प्रदेश कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शिवपाल यादव के महज 5 करीबी नेताओं को ही जगह मिली, जबकि उन्होंने 20 की लिस्ट सौंपी थी। उसमें भी किसी को ना तो महासचिव और ना ही उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा शिवपाल के समर्थक नेताओं को समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता टीम में भी शामिल नहीं किया गया। माना जाता है कि शिवपाल इसीलिए खुद को निराश महसूस कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। योगी जो कहते हैं वो यूपी का फैक्ट होता है, और वही अखिलेश की उम्मीदों पर डायरेक्ट अटैक होता है। राज्यों की अर्थव्यवस्था के मामले में यूपी तीसरे नंबर पर है। योगी की नजरें अब इसे दूसरे पायदान पर पहुंचाने की हैं। बैंक रिलेटेड निवेश के मामले में यूपी 43,180 करोड़ के साथ पहले नंबर पर पहुंच गया है, जो कि 16.2% हिस्सेदारी है। 37,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन कर यूपी टॉप पर पहुंचा है।
बीते 6.5 साल में योगी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई तो सिस्टम को भी दुरुस्त किया। योजनाएं लागू कराने में भी यूपी अव्वल रहा। शिवपाल यादव इस लिस्ट को देखकर भी योगी की उस मेहनत को मन ही मन क्रेडिट देते होंगे जिसमें बिना जात मजहब और भेदभाव के समाज के हर तबके का भला किया गया, फिर चाहे वो केंद्र की योजना को अमल में लाना हो या यूपी को विकास के पायदान पर आगे पहुंचाना। ये सरकार की मंशा साफ है। हमारी संवेदना एक गरीब के प्रति है, एक कमजोर के प्रति है, एक निराश्रित के प्रति है। हमारी संवेदना एक दलित के प्रति है, एक अति पिछड़े व्यक्ति के प्रति है। हमारी संवेदना किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकती। हमारी संवेदना किसी अपराधी और माफिया के साथ कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब बैरियर हैं। भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार की अराजकता, कोई अपराधी हो या माफिया, ये विकास के बैरियर हैं। इस बैरियर को हटाने के लिए सरकार चुनी जाती है। तो सवाल यही है कि घोसी के नतीजों के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से एग्जिट होंगे या फिर अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया से आउट होंगे, क्योंकि अखिलेश को जितनी टेंशन परिवार से है उतनी ही पार्टी की भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की भूमिका क्या रहने वाली है, इस पर 28 दलों के गठबंधन में भले ही ओपन तौर पर बात न हुई हो, मगर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने बहुत हलचल है। बात बनने से पहले अधर में अटकी हुई है, पेच सीटों का फंसा है। कांग्रेस यूपी की 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जयंत चौधरी ने भी आरएलडी के लिए 8 सीटों की उम्मीद लगाई है। बाकी 52 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ने की बात कही जा रही है। इस पर भी कांग्रेस इतनी सीटें एसपी और आरएलडी को देने के मूड में नहीं। सूत्रों का दावा है कांग्रेस सीटों का बंटवारा 2009 की परफॉर्मेंस के आधार पर चाहती है। उन्नाव, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी और रामपुर सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस दावा ठोकने के लिए तैयार है, जबकि अखिलेश उन सीटों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते जहां वो पिछली बार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। इसीलिए वो 2019 की दुहाई दे रहे हैं। अखिलेश को यह मंजूर नहीं कि यूपी विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट शेयर वाली कांग्रेस यूपी में उनके लिए चुनौती बने। वैसे भी यूपी विपक्षी गठबंधन इंडिया की मजबूरी रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि अगर अखिलेश बाहर हुए तो योगी का 80 सीटों वाला टारगेट और पुख्ता हो जाएगा। क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो होनी चाहिए वो इन दलों के पास नहीं है। इनके अपने स्वार्थ हैं जो इनको सिद्ध करने हैं, और शायद यही कारण है कि वो गठबंधन में आए हैं ये लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो जो लोग केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी इनका कोई भविष्य नहीं है गठबंधन का, और ये जो इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना है उनका कोई भविष्य नहीं है। 5 सितंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो चर्चा राम मंदिर के उद्घाटन पर हो सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से जुड़ा मास्टर प्लान भी योगी पीएम मोदी के सामने रख सकते हैं, जिसमें यूपी की 80 सीटों को जीतने की पूरी रणनीति होगी।